जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी का हमारा। मैं विश्वजीत कश्यप आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 3 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना, यानी संरचना मतलब बनावट। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वह टॉपिक है पदार्थ की मूलभूत इकाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद है परमाणु संगठन, फिर उसके बाद परमाणु रचना और मॉडल, फिर परमाणु की व्याख्या परमाणु संख्या, फिर द्रव्यमान की संख्या, समस्थानिक आयन का बनना, फिर संयोजकता। इन सभी बातों को हम देखने वाले हैं आज। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा क्या है, परमाणु की मूलभूत इकाई। परमाणु की मूलभूत इकाई आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन, कुछ द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थों की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। जैसे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। कहने का मतलब है कि महर्षि कणाद जो थे उन्होंने यह बताया कि जो भी पदार्थ होता है या कोई वस्तु होती है, यदि हम उसे छोटा करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी जिसे हम लोग उसे और छोटा नहीं कर सकते। तो उसी चीज को परमाणु कहा जाता है। जो सबसे छोटा होता है, अति सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहते हैं। दो और दार्शनिक जो कि यूनान के थे, उन्होंने भी इस बात का मतलब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया। जैसे दो दार्शनिक कौन थे, एक था डेमाक्रिटस और एपिक्यूरस। यह दोनों दार्शनिकों ने भी यह विचार दिया कि जो पदार्थ है वो सूक्ष्म अविभाजित कण है। ठीक है, अति सूक्ष्म कण है मतलब बहुत छोटा कण है, और अविभाजित मतलब बाहु उसे काटा नहीं जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यही कण परमाणु कहा गया, उसे नाम दिया गया परमाणु का। इस प्रकार परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बनता है, और परमाणु जो है पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। सभी पदार्थ के परमाणु एक समान कैसे होंगे? जैसे आप देखेंगे कि पानी में जो परमाणु होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से पानी एक दूसरे पर फिसलता है। ठोस चीज़ों में परमाणु अति पास होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे में जकड़े होने के कारण ठोस चीज़ें ठोस होती हैं। जो ठोस चीज़ें हमें प्रतीत होती हैं किस कारण होते हैं? क्योंकि उसमें परमाणु अत्यधिक पास पास होते हैं। उसी तरह गैस में बहुत दूर दूर होने के कारण एक दूसरे से परमाणु भागते रहते हैं। तो यही बोल रहा है कि परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जब दो परमाणु मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिलेंगे तो अणु बनाते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक एक ही परमाणु, जैसे एक ही जैसा हो, जैसे एक ही रूप के परमाणु दो या दो से अधिक मिलते हैं तो एक अणु बनता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन के एक अणु बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, जब
असमान प्रकार, जब असमान मतलब अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोक्लोराइड HCl अणु बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है, हाइड्रोक्लोराइड बनता है। यह रही परमाणु के विषय में कि परमाणु क्या है। अब देखेंगे कि परमाणु के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण सिद्धांत अपने दिए हैं, जिसमें से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो महर्षि कणाद तथा यूनानी दार्शनिक और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, न कि प्रयोगों पर। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित रहा। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन ने 1808 में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक पहले जो दार्शनिक थे वो लोग मानते थे, उनका विचार बस था, उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने कोई सिद्ध नहीं किया था कि भाई परमाणु अत्यंत छोटा कण, उन लोग बस मानते थे। मगर जब आधुनिक समय में सर जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में जब इसकी परीक्षण की, इसके बारे में शोध किया, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने एक कल्पना दी, मतलब पाया यह चीज़ कि परमाणु अत्यंत छोटे हैं, इसको तो पता ही, मगर उसके और भी कुछ बातें निकल कर आई जो कि हम आगे देखने वाले हैं। मगर जो ये कल्पना दिया डाल्टन ने, उससे बोला गया परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद बोला गया, जिसमें कुछ, अब देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ बातें इस प्रकार हैं, जिसे हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डाल्टन की बातें क्या क्या है, डाल्टन ने क्या क्या बातें कही है। तो डाल्टन ने टोटल 5 बातें बोली। पहली बात है बोली कि पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जो अत्यंत छोटे कण, सूक्ष्म कण है, वही परमाणु है। ठीक है, परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं कर सकते उसे। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं। मतलब जब एक जैसे परमाणु होंगे तो उनका भार, आकार, अन्य गुण सभी तो समान होंगे ही ना, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि जब दो अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो दो अलग अलग गुण होंगे, एक ही जैसा तो गुण होगा नहीं। अब जैसे कि हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 8 का 10 ठो विज्ञान रख दिया जाए चाहे 100 ठो विज्ञान रख दिया जाए, सभी में एक ही बातें लिखी, अलग अलग बातें नहीं लिखी रहेंगी। मगर वहीं पे कक्षा 8 का विज्ञान रख दिया जाए और कक्षा 8 का गणित रख दिया जाए, तो इसमें दोनों में अलग अलग बातें दिखने को मिलेंगी। तो यही बात कहने का मतलब है कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार तथा अन्य गुण सभी सामान्य होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु उनसे भिन्न होते हैं। ठीक, 5वीं बात इन्होंने बोली कि परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। मतलब जितने भी परमाणु होते हैं वो बहुत ही सिंपल अनुपातिक में मिल जाते हैं। ठीक, और अब इतनी बातें बोली, अब आगे हम लोग देखेंगे कि परमाणु का संगठन, मतलब परमाणु का संगठन कैसे बनता है। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था। ठीक, परमाणु क्या बोला था डाल्टन ने कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परंतु अविभाज्य होने का यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया
और प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है, उसमें कई प्रकार के अवयवी कण अथवा मूल कण विद्यमान रहते हैं। क्या रहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, मगर उसकी इन बातों को खंडित कर दिया गया और उसमें पाया गया कि उसमें 3 चीज़ें मूल रूप से पाई जाती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया। ये अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु H के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे माइनस चार्ज होते हैं। क्या होते हैं भाई? माइनस चार्ज होते हैं, माइनस चार्जेस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु का, इसमें बता ही रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु का कितना भाग होता है? 1/1837 भाग होता है। यह इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों की सहायता से पूरी हुई थी। अब प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया। मतलब खोज तो गोल्डस्टीन ने कर दी थी कि उसमें कोई तत्व होते हैं, किसमें? परमाणु के अंदर, मगर उसका नाम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। अति सूक्ष्म धन आवेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन में देखा कि इलेक्ट्रॉन में जो उसका जो चार्ज होता है वह माइनस होता है। चार्ज मतलब आवेश, उस पर जो है नकारात्मक या निगेटिव चार्ज होता है। वहीं पे प्रोटॉन में धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी खोज रदरफोर्ड ने की, क्योंकि जो नाम देता है उसी को खोजकर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो जीके में यदि आता है कई क्वेश्चन में कि इसकी खोज किसने की, यदि गोल्डस्टीन दिया है तो ठीक, अगर नहीं दिया है तो रदरफोर्ड मारते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन में 1/1837वां भाग था किसका? हाइड्रोजन के परमाणु का। मगर ये जो होता है प्रोटॉन, यह होता है हाइड्रोजन के बराबर। हाइड्रोजन के बराबर होता है प्रोटॉन, हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। ठीक है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन होता है वह प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है भाई? हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है। तो बराबर होगा ना, यही बोला है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जैसे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, मगर न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उसके स्थान
को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो कौन कौन किया? जे थॉमसन ने किया है, रदरफोर्ड ने किया, नील्स बोर ने किया, जिसमें यह तीनों महत्वपूर्ण है और तीनों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बारी बारी हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जे थॉमसन, ठीक है। सर जे थॉमसन ने अपने परमाणु संरचना संबंधित अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10 -10, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ, इस तरह होगा 10 - 10, इस तरह होगा। ठीक है, होता है मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। कहने का मतलब है कि जब जे थॉमसन ने यह परमाणु सिद्धांत दिया, उसने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु उसका जो, यहाँ पे देखिए इमेज भी बना है थोड़ा सा, हाँ, परमाणु जो होता है यह एक गोलाकार होता है जिसका व्यास होता है 10 के घात से -10 मीटर। क्या होता है? 10 के घात से -10 मीटर, जैसा कि यहाँ पे दिया गया होता है। और जिसमें प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन जो प्लस बना गया है यहाँ पे, अब देखेंगे प्लस जो होता है वो प्रोटॉन का सिंबल होता है और माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है। यह इसमें होता है। तो इन्होंने बताया इस बात को, मगर इस बात की पुष्टि वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, जिसके वजह से इनके प्रयोग को निरस्त कर दिया गया। निरस्त मतलब इनको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ कि जो इन्होंने संरचना दिया कि भाई थॉमसन का परमाणु मॉडल को स्वीकारित नहीं किया गया। ठीक है, सेकेंड हमारा है रदरफोर्ड की नाभिकीय मॉडल। इन्होंने भी परमाणु पे मॉडल दिया है। इसके बारे में ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा, कौन सी किरण? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी 0.0004 सेंटीमीटर मोटी एक अल्फा प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने ठीक है प्रस्तुत किया, जिसमें से मतलब जो कण थे अल्फा कण, इस पे बमबारी करी। अल्फा कण से उस सोने की पन्नी पर बमबारी करी और बमबारी में पाया कि पन्नी से टकराते उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा, ये अल्फा लिखा है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, अधिकांश कण पन्नी से, थोड़ा सा बड़ा कर लें इसे जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक, जिससे आपको दिखने में भी अच्छे हो। ठीक, इन्होंने पाया ना कि जो अल्फा कण थे, अल्फा कण टकरा कर पन्नी से, सोने की पन्नी से आर पार हो जा रहे थे। ठीक है, क्या हो जा रहे थे? आर पार हो जा रहे थे। और कुछ कण अपने पथ से विचलित भी हो रहे थे। कुछ कण अपने पथ से विचलित भी हो रहे थे। देखिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं विचलित हुआ है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा मोटा में कर लो।
पहला कण जो बताया उन्होंने कि जब अल्फा कण को छोड़ा गया तो सोने की पन्नी से टकराकर आर पार हो गए। दूसरा में उन्होंने बताया कि उन्होंने पाया कि कुछ कण अपने पथ से विचलित हो जा रहे थे, देखिए यहाँ पे भी दिया है, विचलित हो जा रहे थे। और कुछ थोड़े ऐसे भी कण थे जो कि टकरा कर वापस भी आ रहे थे, उन्होंने यह पाया। ठीक है, इन्होंने 3 बातें बताई जिसमें उन्होंने यह तीनों चीज पाया। अब इनके बारे में जो इन्होंने पाने के बाद जो निष्कर्ष निकाला इसे प्रयोग करने के बाद, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो इनका पहला इन्होंने बताया इस बारे में, वो पहली बात इनकी थी, थोड़ा सा छोटा कर लो मैं इसे, ठीक। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि परमाणु का जो संपूर्ण धन आवेश है वो प्रोटॉन के केंद्र में है, केंद्र में, ठीक है ना। इस नाभिक का आयन परमाणु की तुलना से बहुत कम होता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। तीसरी बात इन्होंने बताई, प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। फिर उन्होंने चौथी बात बताई कि कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था। पांचवी बात इन्होंने बताई कि जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। इनके पांचों बातों में क्या कहा गया है तो आप थोड़ा सा समझिए। पहली बात इन्होंने बताया कि जो भी मतलब जितने भी, जैसा कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसको ही आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा। इन्होंने प्रयोग किस पे किया है? रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली जिसका जो व्यास था उसका था 0.004, ठीक है, सेंटीमीटर। इस पे इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया तो इन्होंने पाया कि जो अल्फा किरणों की बमबारी की तो इसमें कुछ इन्होंने पाया कि किनारे से सीधे आर पार हो जा रही थी, थोड़ा सा बीच में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जा रही थी, भटक जा रही थी, और कुछ कण नाभिक से टकरा कर वापस आ रही थी। तो इन्होंने पाया कि परमाणु के जो धन आवेशित हैं यानी प्रोटॉन वो केंद्र में उपस्थित हैं, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन भी होता है। इन्होंने पाया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है। इन्होंने फिर पाया कि जो परमाणु है, परमाणु के जो बाहरी किनारा है वह खोखला है जिसके वजह से अल्फा किरण पार हो जा रही हैं। फिर इन्होंने एक बात और पाई कि प्रोटॉन में धन आवेश होता है और अल्फा किरण में भी इन्होंने धन आवेश पाया। तो यह जब दोनों आपस में जब रहेंगे, मतलब दोनों विद्यमान एक ही जगह पर होंगे तो मार्ग से विचलित अल्फा किरण इसी वजह से हुई। फिर इन्होंने यह भी पाया कि क्या पाया भाई? हाँ, अल्फा जो किरण थे या अल्फा जो किरण थे जो टकराए नाभिक से, इसलिए मुड़ गए क्योंकि वह नाभिक में टकराए, जिसके वजह से, क्योंकि नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, जिसके वजह से अल्फा कण वापस आ गए, ठीक है। तो समझ में आया आपको? थोड़ा सा और है, क्या बोला रदरफोर्ड ने? अपने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु को एक नाभिकीय मॉडल दिया जिसे चित्रित में दर्शाया गया, जिसे हम लोगों ने देखा। फिर आगे है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार के परमाणु स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में
गिर जाएगा। जो कुछ अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि ये जो परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का, ये बेकार है, क्योंकि जो यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाभिक का मतलब ये प्लस का, यही नाभिक है बीच में सेंटर में, इसका जो चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लगाते लगाते जिस टाइम वो कमज़ोर हो जाएंगे वो सभी के सभी बीच में ही गिरेंगे, तो एक टाइम कमज़ोर हो जाएंगे। इसकी बात जो रदरफोर्ड ने नहीं बताई, तो इस बातों की आलोचना भी हुई, मगर इस बात को सिद्ध भी कर दिया गया। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, फिर हम जो बचा है अगले वीडियो में देख लेंगे पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।